हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 11 पी ब्लॉक के तत्व। पिछली वीडियो में हमने पी ब्लॉक के तत्व में ग्रुप नंबर 13 से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट किए और ग्रुप नंबर 13 में दो तत्व हैं, बोरॉन और एल्यूमिनियम। तो बोरॉन से रिलेटेड हमारे रीजनिंग क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब आज हम लोग एल्यूमिनियम स्टार्ट करते हैं। तो एल्यूमिनियम को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एल्यूमिनियम का इंट्रोडक्शन भी बताती हूँ। तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, है ना। यानी पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 8 और बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है? 3। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसे बनाएंगे? पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 8 और तीसरे कक्षा में हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका एल्यूमिनियम है वो त्रिसंयोजी परमाणु है, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। और त्रिसंयोजी होने की वजह से इसके जितने भी ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, वो सब त्रिसंयोजी आपको उसमें नजर आएगा। जैसे कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला Al2O3 होता है ना। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है। एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड कैसा होता है? AlOH का होल थ्राइस। तो होल थ्राइस 3 क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो त्रिसंयोजी परमाणु है। बात करते हैं एल्यूमिनियम के अयस्क की। तो एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है जिसका नाम है बॉक्साइट अयस्क। वैसे जिस दिन हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया था कि जो एल्यूमिनियम है वो भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है जिसकी मतलब वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है भूपर्पटी पे। लेकिन तत्व के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तीसरे नंबर का तत्व है, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन और फिर अंत में एल्यूमिनियम आता है। मतलब थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम आएगा, पर धातुओं के रूप में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है 8.3%। तो बॉक्साइट अयस्क इसका सबसे प्रमुख अयस्क है जिसका सूत्र होता है Al2O3.2H2O, है ना। इसको बॉक्साइट अयस्क कहते हैं। एक होता है कोरंडम, कोरंडम का सूत्र होता है Al2O3, है ना। एल्यूमिना भी बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये दोनों इसके बहुत इंपॉर्टेंट अयस्क हैं। इसके अलावा एक खनिज है इसका जिसका नाम है क्रायोलाइट, है ना। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Na3Al(F6), यानी सोडियम एल्यूमिनियम हेक्साफ्लोराइड। तो ये नाम याद रखना आप लोग। ये दोनों अयस्क हैं और यह है खनिज। खनिज जो होता है इससे शुद्ध धातु का निष्कर्षण नहीं किया जा सकता, परंतु अयस्क से हम शुद्ध धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे की हम लोग बात करते हैं कि एल्यूमिनियम जो है उसकी बहुत सारी मिश्र धातुएं भी बनती हैं। एल्यूमिनियम के बहुत व्यापक उपयोग भी हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं एल्यूमिनियम की मिश्र धातु से। तो आप लोग चाहें तो प्रश्न बना लें कि एल्यूमिनियम की प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम। एल्यूमिनियम की प्रमुख मिश्र धातु के नाम, है ना। उसके बाद में नाम के बाद हम लोग लिखेंगे इनका रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन यानी कि केमिकल कंपोजिशन। और फिर हम बात करेंगे इसके उपयोग की, कि एल्यूमिनियम का जो मिश्र धातुएं हैं उसका उपयोग किन कार्यों में करते हैं। तो आप एक बात तो याद ही रखना कि सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम की जो मिश्र धातुओं का उपयोग होता है वो वायुयान बनाने में या वायुयान से संबंधित उसके पार्ट्स बनाने में भी करते हैं। तो इसकी सबसे प्रमुख, सबसे पहली मिश्र धातु की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली मिश्र धातु है मैग्नेलियम, है ना। मैग्नेलियम, मैग्नेलियम नाम से स्पष्ट है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से रिलेटेड, दोनों मिक्स लग रहे हैं नाम आपको। इसका मतलब कि इसमें एल्यूमिनियम होता है 90% और जो आपका मैग्नीशियम है वो 10% होता है ना। मैग्नीशियम कितना? 10%। तो 90% एल्यूमिनियम और 10% मैग्नीशियम को मिलाकर मैग्नीलियम नाम की मिश्र धातु बनती है। कैसे मिलाते हैं? पहले एल्यूमिनियम को पिघलाते हैं, उसको इतना गर्म करते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, पिघल जाता है, गलनांक तक उसको गर्म करते हैं। मैग्नीशियम को भी पिघलाते हैं, फिर दोनों धातुओं को पिघली हुई अवस्था में मिक्स करते हैं और फिर उनको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देते हैं, जिससे कि मिश्र धातुएं बनती है। तो जैसे ही मैग्नीलियम नाम की धातु बनती है, इसका इस्तेमाल किन किन कामों में करते हैं?
तो वायुयान बनाने में, जहाज बनाने में, जो पानी के जहाज होते हैं, इसके अलावा तुला यानी तराजू, तुला बनाने में। लेकिन जो तुला है वो हमारे नॉर्मल वाले सब्जी बेचने वाले तुला नहीं, वो नहीं, बहुत छोटे छोटे से जो प्रयोगशाला में जो इस्तेमाल होते हैं, मिलीग्राम में तोलने वाले जो तुला होते हैं, उनका इस्तेमाल, उनको मैग्नीशियम से बनाया जाता है। उसके बाद में आता है अगला मिश्र धातु जिसका नाम है, स्टार बना दिया मैंने इस पे, ड्यूरालुमीन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए स्टार बनाया है। ड्यूरालुमीन नाम की जो मिश्र धातु है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उसमें आता है एल्यूमिनियम 95%, कॉपर 4%, तो कितना बचा अब 99, मैग्नीशियम होता है 0.5% और मैग्नीज होता है 0.5%। ठीक है, तो इसका रासायनिक संगठन आप लोग याद रखना। और इस मिश्र धातु का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वायुयान बनाने में। अगर एक नंबर में पूछें कि एल्यूमिनियम की सबसे ज़्यादा मात्रा में वायुयान बनाने वाली मिश्र धातु कौन सी है, तो वो है ड्यूरालुमीन। वैसे मैग्नीशियम भी है, पर मैग्नीशियम से जहाज और तुला भी बनाए जाते हैं और ड्यूरालुमीन से स्पेशली वायुयान बनाया जाता है ना। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, ड्यूरालुमीन के बाद नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज यानी कि कांसा, है ना। वैसे तो ये कॉपर की मिश्र धातु है क्योंकि इसमें कॉपर 90% और एल्यूमिनियम 10% होता है। तो सोचिए ना, मुख्य धातु किसकी हुई है, ये मुख्य मिश्र धातु हुई कॉपर की, लेकिन चूंकि हम लोग एल्यूमिनियम में पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें एल्यूमिनियम भी आ जाएगा। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, तो इसका इस्तेमाल किन कामों में करते हैं, बहुत आसान है, बर्तन, मूर्तियाँ, फिर सिक्के और आभूषण बनाने में। बहुत ज़्यादा आजकल प्रचलित है कांसा, पुराने बर्तन, एक तांबा होता है, एक पीतल होता है, एक कांसा भी होता है। कांसे के बर्तन, कांसे की मूर्तियाँ, कांसे के सिक्के, ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है प्राचीन समय से। तो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। अगला आता है, अगली मिश्र धातु का नाम है निकलॉय। निकलॉय है ना। इस मिश्र धातु में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसके जैसा है ये, एल्यूमिनियम 95%, कॉपर 4% और 1% के लिए इसमें बच जाता है निकिल, है ना। निकलॉय में निकिल तो आएगा ही, तो निकिल 1%। ये जो निकलॉय नाम की मिश्र धातु है इसका इस्तेमाल किस काम में करते हैं, सेम ऐसे ही बर्तन और सिक्के बनाने में। वैसे एल्यूमिनियम के बर्तन पहले काफ़ी चला करते थे, लेकिन जब से स्टील आ गया है तब से एल्यूमिनियम का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो एल्यूमिनियम की मिश्र धातु जैसे ब्रॉन्ज और निकलॉय का इस्तेमाल बर्तन बनाने में भी करते हैं। और आखिरी मिश्र धातु हम लोग पढ़ते हैं एल निको। देखिए, एल निको की स्पेलिंग अगर अपन लिखेंगे ALNICO, मतलब एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट, ये तो आपको क्लियर दिख रहा है। लेकिन ये किन किन से मिलकर बनता है, तो इसमें एक तो आ जाता है इस्पात, इस्पात यानी कि स्टील, है ना। स्टील जो है वो 50%। अब बचा क्या आपके पास, एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट, है ना। तो एल्यूमिनियम इसके अंदर होती है 20%, निकिल भी 20% और कोबाल्ट होता है इसमें 10%। ठीक है, और इसका इस्तेमाल किन कामों में करते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है स्थायी चुंबक बनाने में, परमानेंट मैग्नेट बनाने में। स्थायी चुंबक, है ना, बहुत सारे प्रयोगशाला में फिजिक्स के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं चुंबक के, वो इसी से बनाए जाते हैं, छड़ चुंबक बनाई जाती है। और इसके अलावा घड़ी के स्प्रिंग्स बनाने में, घड़ी के स्प्रिंग बनाने में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ी एल्यूमिनियम की प्रमुख मिश्र धातुएं। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन प्रमुख मिश्र धातु कौन सी है, ड्यूरालुमीन, है ना। अच्छा, ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं कि वो कौन सी मिश्र धातु है जिससे स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, है ना। तो स्थायी चुंबक बनाने वाली मिश्र धातु कौन हुई, एल निको। वो कौन सी मिश्र धातु है जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा वायुयान बनाने में करते हैं, तो ड्यूरालुमीन, है ना। मैग्नीशियम भी है, कांसे से बर्तन, आभूषण, सिक्के बनाए जाते हैं। तो कैसे भी प्रश्न आ सकता है, अगर इकट्ठा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी स्कोरिंग होगी आपकी। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं एल्यूमिनियम धातु के प्रमुख उपयोग।
तो आप अगला प्रश्न लिखिए। तो एल्यूमिनियम की मिश्र धातु कंप्लीट करने के बाद अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एल्यूमिनियम के प्रमुख उपयोग लिखिए। इन उपयोगों पर भी हम लोग ऑब्जेक्टिव्स तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान है एल्यूमिनियम के उपयोग, आप सुनकर भी इसको याद कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम के प्रमुख उपयोग कौन कौन से हैं? देखिए अभी अपन एल्यूमिनियम धातु की बात कर रहे हैं, वो मिश्र धातुएं थी। तो एल्यूमिनियम का उपयोग सबसे पहले बर्तन बनाने में, है ना, बर्तन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि पहले के समय में एल्यूमिनियम के बर्तन बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। अच्छा, एल्यूमिनियम क्योंकि धातु है और वो भी विद्युत की सुचालक, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किन कामों में करते हैं? विद्युत के तार बनाने में, तार या जिसको अपन लोग केबल कहते हैं, वायर, है ना, केबल जो लगी हुई रहती है, तो केबल बनाने में। फिर अगला उपयोग हम लोग लिखते हैं एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है, एल्यूमिनियम फॉइल, फॉइल मतलब कि पतली पन्नी। एल्यूमिनियम फॉइल का उपयोग बहुत सारे कामों में किया जाता है। एल्यूमिनियम फॉइल का उपयोग विभिन्न वस्तुओं की पैकिंग करने में करते हैं, है ना, का उपयोग पैकिंग में होता है। किस चीज़ की पैकिंग में होता है मैं आपको लिख के बताती हूँ। एक तो नंबर 1 भोज्य पदार्थ, है ना, जैसे मान लीजिए कि आपको आज खाना नहीं बनाना है और आपका मन है कि भैया होटल से खाना मंगवा के लाएं, तो एल्यूमिनियम की फॉइल के अंदर रैप करके, पैक करके होटल वाला आपको भोज्य पदार्थ देता है ना। जैसे कि जो भी हमारे पास में कॉपी होती है उसमें कवर चढ़ा हुआ रहता है, तो कैसे गोल गोल रोल आता है कवर का, बिल्कुल ठीक वैसे ही एल्यूमिनियम की फॉइल का ऐसा रोल आता है। और उस रोल के अंदर अगर आप रोटी पैक करके रखते हो, जैसे मान लीजिए टिफ़िन लेकर जाते हैं हम लोग, स्टील के डब्बे में रोटियां रख के लेकर जाते हैं, तो वो रोटियां जो होती है वो आपके रेसेस के टाइम तक तो ठंडी हो जाती हैं, है ना, लेकिन अगर आप उसको एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करके ले जाओगे तो फिर वो गर्म बनी रहती हैं, है ना। एक तो भोज्य पदार्थों की पैकिंग में। इसके अलावा हम लोग ट्रेन का सफ़र करते हैं, ट्रेन में भी पैक किया हुआ भोज्य पदार्थ मिलता है, तो वो सब्जियां, पूरियां, है ना, वो सब कुछ भी आपको एल्यूमिनियम फॉइल में पैक किया हुआ मिलेगा। भोज्य पदार्थ की पैकिंग हो गई। उसके अलावा चॉकलेट्स आप लोग खाते हो, डेयरी मिल्क, किटकैट, है ना, बहुत सारी अच्छी अच्छी टॉफ़ीज़ आती हैं, उसके ऊपर भी तो कवर आता है पूरा, वो जो अंदर से निकलता है। किटकैट में बहुत बढ़िया एल्यूमिनियम का फॉइल निकलता है। तो एक तो भोज्य पदार्थ की पैकिंग में हो गया, उसके अलावा टॉफ़ीज़ की पैकिंग में, उसके अलावा सिगरेट की पैकिंग में भी, सिगरेट का जो पूरा रैपर होता है उसके अंदर भी एल्यूमिनियम होता है। उसके अलावा दवाइयों की पैकिंग में, है ना, दवाइयों की पैकिंग में, है ना, दवाइयों की पैकिंग में मतलब हम लोग जो भी वो खाते हैं टेबलेट्स, तो जो टेबलेट होती है वो कैसे निकालते हैं अपन लोग? एल्यूमिनियम की फॉइल को खोल के। तो दवाइयों की पैकिंग में भी एल्यूमिनियम की फॉइल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पैक किया हुआ बाज़ार में जितना भी आता है, घी, तेल, चॉकलेट्स, है ना, टॉफ़ीज़, इन सब में हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगली चीज़, अगला हम लोग इसका उपयोग देखें तो एल्यूमिनियम के चूर्ण का उपयोग फ्लैश लाइट के बल्ब में भी किया जाता है। बहुत सारे ऐसे एल्यूमिनियम के चूर्ण का उपयोग फ्लैश लाइट, मतलब कि जितने भी छोटे छोटे बल्ब होते हैं, एलईडी टाइप के बल्ब होते हैं, फ्लैश लाइट बल्ब में किया जाता है। मतलब उसके चारों तरफ एल्यूमिनियम का चूर्ण डालकर उसका एक कवच बना लेते हैं, और जैसे ही वो लाइट जलती है तो एल्यूमिनियम धातु ना चांदी के समान सुंदर और चमकदार होती है, और चांदी बहुत ज़्यादा महंगी है। मान लीजिए आपके पास में बल्ब है ना, इस तरह से गोल बल्ब है, आजकल तो एलईडी का ज़माना है ना, ये पुराना वाला मान लो बल्ब मैंने आपको बताया ऐसा, और फिर यहाँ पे वो फिलामेंट लगा हुआ रहता है ऐसे, ठीक है। तो ये जो बल्ब होता है ये तो पुराना समय का है। अभी का जो आपका बल्ब है उसके अंदर यहाँ पर एल्यूमिनियम के चूर्ण का पूरा ऐसे कवच बना दिया जाता है, जिससे कि जैसे लाइट जलती है तो एल्यूमिनियम के चूर्ण से बहुत ज़्यादा शाइनिंग उत्पन्न होती है। चांदी का प्रयोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चांदी बहुत ही महंगी धातु होती है।
है ना। इसके बाद हम लोग अगला एक और इस्तेमाल देखते हैं, थर्माइट वेल्डिंग विधि। एक विधि है जिसको आप लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे 12th में। थर्माइट वेल्डिंग विधि द्वारा धातुओं की वेल्डिंग करने में, वेल्डिंग करना तो समझते हो ना, वेल्डिंग करने में, जैसे मान लीजिए कि भाई रेल की पटरी के 2 टुकड़े हो गए, बीच में से फट गई, तो क्या करेंगे, उसको सिल तो सकते नहीं है ना। तो उसके ऊपर थर्माइट वेल्डिंग विधि के द्वारा गरम गरम लोहा, पिघला हुआ लोहा टपकाया जाता है और फिर वो ठंडा हो जाता है तो टूटा हुआ हिस्सा जुड़ जाता है। तो इसमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो थर्माइट वेल्डिंग विधि द्वारा धातुओं की वेल्डिंग करने में, है ना। इसके अलावा एक और उपयोग है, एल्यूमिनियम की विभिन्न मिश्र धातुओं का उपयोग, वो तो लिखा ही हुआ है, एल्यूमिनियम की विभिन्न मिश्र धातुओं का उपयोग, धातुओं का उपयोग। अब आप इसको बहुत बड़ा कर सकते हो, धातुओं का उपयोग वायुयान बनाने में, बर्तन, मूर्तियां, सिक्के, आभूषण बनाने में, स्थायी चुंबक बनाने में आदि में करते हैं, है ना। वैसे वायुयान बनाने में सबसे प्रमुख इसका उपयोग होता है, वायुयान बनाने में होता है। तो ये 2 प्रश्न हैं आपके एल्यूमिनियम के, बहुत आसान से हैं जो आपको एक ही बार पढ़कर याद हो जाएंगे। तो मिश्र धातु और एल्यूमिनियम के उपयोग के पश्चात अब हम लोग कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कुछ कारण बताओ वाले प्रश्न, जिससे आपको एल्यूमिनियम के रासायनिक गुणों को जानने का और अच्छे से मौका मिलेगा। तो ये प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, आपके एनसीईआरटी की किताब के ही प्रश्न हैं जिनको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। तो आप पहला प्रश्न लिख सकते हैं कि कारण दीजिए, है ना, कारण दीजिए, जिसमें हम लोग पहला प्रश्न लिखते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल का परिवहन एल्यूमिनियम के पात्र द्वारा किया जा सकता है ना। सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, का परिवहन एल्यूमिनियम के पात्र में किया जा सकता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या एल्यूमिनियम के बर्तन में, एल्यूमिनियम के पात्र में सांद्र नाइट्रिक अम्ल को रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। मतलब आप इमेजिन करो कि बहुत बड़ा टैंकर है या टैंक है, जैसे कि ट्रक क्या काम करते हैं, हाईवे पे जो हमारे ट्रक्स निकलते हैं उनमें पेट्रोल डीजल एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। ऐसे ही मान लीजिए ट्रक है और उसके अंदर एल्यूमिनियम का कवच लगा हुआ है, मतलब बाहर से तो वो लोहे का है, पर मान लो अंदर से एल्यूमिनियम का कोई बर्तन है या एल्यूमिनियम के ऐसे ऐसे कंटेनर है, कोई डब्बे हैं, क्या हम उसके अंदर नाइट्रिक अम्ल को रख कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि धातुएं जो होती हैं वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, है ना। मतलब धातुएं एसिड, धातु के अंदर एसिड रख देंगे तो भाई रासायनिक क्रिया हो जाएगी ना, और क्या होगा, वो पात्र को पूरी तरह से खराब कर देगी। क्या ऐसा यहाँ पर कर सकते हैं? तो हमारा जवाब है इसका, हमको यहाँ पर उत्तर लिखना है पहले तो हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं। हाँ, सांद्र नाइट्रिक अम्ल का परिवहन एल्यूमिनियम के पात्र में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि एल्यूमिनियम के पात्र में जैसे ही नाइट्रिक अम्ल को रखते हैं तो एल्यूमिनियम जो है वो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है, HNO3 से क्रिया करता है और क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना बना लेता है। वैसे एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनाएगा वो तो एक ठीक है, लेकिन ये आपस में क्रिया करके Al2O3 भी बनाते हैं, है ना। एल्यूमिना भी इस क्रिया में पूरी तरह से बन जाता है। और क्या क्या निकलता है इस क्रिया में, देखो NO2 गैस भी निकलती है और कुछ जल के अणु भी निकलते हैं। तो जैसे ही एल्यूमिना बनता है ये ठोस अवस्था में बन जाता है और ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये गैस अवस्था में रहता है। इसको बैलेंस करना पहले सीख लें, फिर आगे का मैं पूरा आपको आंसर बोल के बताती हूँ। तो एल्यूमिनियम की क्रिया जब नाइट्रिक अम्ल के साथ में होती है तो हमको लग रहा था कि एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। सांद्र नाइट्रिक अम्ल एल्यूमिनियम के साथ में क्रिया करके, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में है ना नाइट्रिक अम्ल, तो वो एल्यूमिना बना लेता है। इसको बैलेंस करें अपन, एल्यूमिनियम 2 बार है, यहाँ 2 लगा दो, हाइड्रोजन वहाँ पे 2 बार दिख रहा है, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दिया तो नाइट्रोजन भी तो 2 बार हो गया। नाइट्रोजन को 2 बनाने के लिए आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब आखिरी में अपन लोग ऑक्सीजन गिन लेते हैं, कितने हो गए, ऑक्सीजन तो हुए 3 दूनी 6, है ना। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 5 6 7 8,
यहाँ तो 8 हो रहे हैं, है ना। अब क्या करें, थोड़ा सा इसको चेंज करें अपन। अगर मान बदलें, यहाँ पे अगर अपन मान लो कि 2 रख दें तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 मतलब यहाँ पे 4 लगा दो, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो नाइट्रोजन भी तो 4 हुआ, यहाँ पर भी 4 लगा दो। अब देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 तिया 12, यहाँ पे देखें ऑक्सीजन कितना है, 4 दूनी 8, 9 10 11 12 13, फिर गड़बड़, हमारे पास तो 4 तिया 12 हो रहा था। और चेंज करें वैल्यू, 5 नहीं कर सकते, 6 लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन 6, 5 इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 2 का गुणा करेंगे किसी में तो 5 तो आता ही नहीं है, तो यहाँ पे 3 रख के देखो, 3 दूनी 6, है ना, ये वैल्यू हो गई 3 दूनी 6। नाइट्रोजन भी 6, नाइट्रोजन कितना हो गया 6 बार, यहाँ 6 लगा दो। अब 6 तिया 18 ऑक्सीजन, अब देखें यहाँ कितना हो रहा है, 6 दूनी 12, 13 14 15 16 17 18, हो गया बैलेंस, है ना। तो क्या होता है कि भैया सांद्र नाइट्रिक अम्ल को एल्यूमिनियम के पात्र में एक रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम के पात्र में जब नाइट्रिक अम्ल भरा जाता है तो नाइट्रिक अम्ल एल्यूमिनियम के पात्र से क्रिया करके एल्यूमिना की पतली परत बना लेता है, और एल्यूमिना की ये जो परत है वो सुरक्षात्मक परत का कार्य करती है। सुरक्षात्मक परत यानी कैसे, जैसे मान लो कि एक ये कंटेनर है ना, ये कंटेनर है काय का, एल्यूमिनियम का, और इसके अंदर भरा हुआ है सांद्र नाइट्रिक अम्ल, है ना। अब एल्यूमिनियम और नाइट्रिक अम्ल का आपस में जब कनेक्शन होगा तो क्या हुआ, नाइट्रिक अम्ल ने HNO3 ने एल्यूमिनियम के पात्र से क्रिया की और एल्यूमिना की परत बना ली। अब एल्यूमिना की परत बना ली तो इस एल्यूमिना की परत ने एल्यूमिनियम को सिक्योर कर दिया नाइट्रिक अम्ल से। एल्यूमिनियम तो ये मोटा मोटा बाहर है, और ये जो आपको ऐसी आड़ी टेढ़ी जो परत दिख रही है वो काय की है, वो बन गया है यहाँ पे Al2O3। तो Al2O3 ने नाइट्रिक अम्ल और एल्यूमिना के मिलने से बीच में एक प्रकार की सुरक्षात्मक दीवार तैयार कर दी, और वो सुरक्षात्मक दीवार से आपका एल्यूमिनियम सुरक्षित बचा रहा। इसलिए हम नाइट्रिक अम्ल को एल्यूमिनियम के पात्र में भरकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। तो आपको इसमें ये समीकरण भी लिखनी होगी, है ना, बहुत आसान सा प्रश्न। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तनु NaOH और एल्यूमिनियम के टुकड़ों के मिश्रण का प्रयोग अपवाहिका खोलने में क्यों करते हैं, है ना। प्रश्न है तनु NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा एल्यूमिनियम धातु या एल्यूमिनियम के टुकड़े के मिश्रण का उपयोग अपवाहिका को खोलने में, अपवाहिका, ये अपवाहिका शब्द का मतलब क्या होता है, अपवाहिका को लिख रहे हैं ड्रेन, है ना। अपवाहिका को खोलने में किया जाता है क्यों, अपवाहिका को खोलने में किया जाता है क्यों, है ना। पहले तो प्रश्न ही आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या प्रश्न है ना। प्रश्न ये है कि भैया कोई ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम मतलब कि एक प्रकार की नाली है ना। मान लीजिए कि पाइप है और इस पाइप में वेस्ट मटेरियल निकलता है, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा कोई कारखाना है और कारखाने में से जो गंदा पानी जो होता है वो इस नाली के माध्यम से बहता हुआ कंटिन्यूअसली निकलता जाता है ना। ऐसे नली को या नाली को ड्रेन कहते हैं, ड्रेनेज, है ना, ड्रेनेज कहा जाता है इसको। अब मान लीजिए कि ये ड्रेनेज सिस्टम में यहाँ कचरा फंस गया, ठीक है। अब यहाँ कचरा फंस गया तो क्या होगा, कचरा फंसने से पानी जो है, जो गंदा पानी है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है और यहाँ पर ओवरफ्लो हो गया, है ना। कभी कभी अपने घरों में भी होता है कि जो घर की नाली है या जो आपके घर में सिंक है जहाँ आप बर्तन मांजते हैं, है ना, और वहाँ का वो जो पूरी नली है वो अपन सिंक में पानी डालते हैं तो सिंक भरता जाता है, नली में से पानी नहीं निकलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम या तो कोई लंबा सा डंडा, कोई सरिया उसके अंदर डालते हैं, या बहुत सारे लोग एसिड भी डाल देते हैं। तो एसिड डालने से क्या होता है, एसिड डालने से जो कचरा होता है वो जल जाता है और तुरंत सारा पानी बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों करते हैं कि मान लीजिए ये पूरी नाली आपकी चौक हो चुकी है ना, यहाँ से पानी बाहर की तरफ आ रहा है, तो इस ड्रेनेज सिस्टम को खोलने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड
और एल्यूमिनियम के टुकड़े का प्रयोग क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि भैया NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक और क्या है आपका एल्यूमिनियम, ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो इससे हाइड्रोजन गैस बनती है। और जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनती है तो हाइड्रोजन गैस चूँकि कैसी गैस है, ये बहुत जल्दी मतलब क्रिया करती है और गैस का गुण है कि आगे की ओर बढ़ना, ऊपर की ओर जाना। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस प्रेशर के साथ में आगे बढ़ती है और इतना तेज दबाव आता है कि ये जो सारा कचरा है ये सब कुछ बाहर निकल जाता है और जो आपका ये जो ड्रेनेज जो बंद था ये सारा खुल जाता है ना। तो सीधी सी बात है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम के टुकड़े का प्रयोग अपवाहिका को खोलने के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी आपसी क्रिया से हाइड्रोजन नामक गैस बनती है और वो हाइड्रोजन गैस क्या करती है, वो तेजी के साथ में उस अपवाहिका को खोलने में मदद करती है। अब अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुयान बनाने में एल्यूमिनियम की मिश्र धातु का प्रयोग, है ना, एल्यूमिनियम मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है क्यों? मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है क्यों? ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि वायुयान बनाने में एल्यूमिनियम की ही मिश्र धातु का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अब आप ही सोचिए कि वायुयान यानी कि एरोप्लेन जो होता है उसकी जो पूरी आउटर बॉडी होती है वो कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए। एक तो वो उड़ान भरती है ना, तो ऊपर बहुत ज़्यादा वायुमंडलीय दाब जो होता है वो प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हवा में अगर कोई लोहे की भी चीज़ उड़ती है तो हवा के दबाव से फट जाती है। तो एक तो ऐसी धातु होनी चाहिए जो दबाव सहन कर सके, है ना। वायुयान पर बहुत ज़्यादा एयर का प्रेशर बना होता है। दूसरी बात, बारिश भी होती है, बादलों से भी क्रिया होती है, नमी, आर्द्रता, यानी सभी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को झेलने के लायक उस एल्यूमिनियम की मिश्र धातु में ताकत होती है। हल्की भी होना चाहिए, ज़्यादा वजन भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारे गुण एल्यूमिनियम की मिश्र धातु में मौजूद होते हैं, इसलिए एल्यूमिनियम की मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान बनाने में किया जाता है। कौन कौन से गुण हैं इसकी मिश्र धातु में, है ना। इसके आंसर में हम लोग बात करेंगे कि एल्यूमिनियम की मिश्र धातु हल्की होती है पर कठोर भी होती है, साथ ही साथ वजन में हल्की लेकिन मजबूत होती है, कठोर होती है, मजबूत होती है और वायु दाब को सहन करने लायक होती है, जल को सहन करने लायक होती है और सबसे मुख्य चीज संक्षारण रोधी होती है। संक्षारण रोधी मतलब कि इसके ऊपर जंग नहीं लगती है, ना तो नमी से, ना जल से, ना वायु दाब से, किसी से क्रिया नहीं करती। तो इन गुणों के कारण एल्यूमिनियम की मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान बनाने में करते हैं, है ना। अगला प्रश्न रीजनिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि पूरी जल को एल्यूमिनियम के पात्र में पूरी रात नहीं रखना चाहिए क्यों? जल को एल्यूमिनियम के पात्र में पूरी रात नहीं रखना चाहिए क्यों? ठीक है, ऐसा क्या कारण है कि पानी को एल्यूमिनियम के पात्र में रखकर, मतलब रखने से कोई मतलब नहीं है, उसको पीना भी नहीं चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि तांबे के लोटे में या तांबे के जग में पानी भर के रखते हैं और सुबह बिना ब्रश किए उसको खाली पेट उठते से ही उस पानी को पी जाते हैं, है ना। तो तांबे के बर्तन में पानी रखने से क्या फ़ायदा? तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं तो तांबे के कुछ अंश उस पानी में घुल जाते हैं, है ना, और पानी के अंदर वो तांबे के जब अंश घुलते हैं और उस पानी को जब हम लोग पीते हैं तो ज़रूर वो तांबे के अंश आपके बॉडी में हेल्प करते हैं, पाचन में मदद करते हैं, आपका ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल बढ़िया रखते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है प्रश्न कि जल को एल्यूमिनियम के पात्र में पूरी रात भर क्यों नहीं रखना चाहिए? तो सेम वही आंसर होगा कि मान लीजिए आपके पास में एल्यूमिनियम का कोई जग है ना, और इस एल्यूमिनियम के जग में आपने जल भरा हुआ है, H2O भरा हुआ है। अब क्या होगा, आपने जल और एल्यूमिनियम इन दोनों को एक साथ रखा तो क्या होगा,
एल्यूमिनियम पानी से क्रिया करके क्या बना लेगा, Al2O3 बना लेगा, एल्यूमिना बना लेगा। और एल्यूमिना बना लेगा तो वो एल्यूमिना के जो कण होंगे वो पानी में घुल जाएंगे। और अगर आप उस एल्यूमिना Al2O3 को एल्यूमिना भी कहते हैं, और अगर आप ये एल्यूमिना मिला हुआ पानी यदि आप लोग पी जाते हो तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है और हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसलिए पूरी रात हमें एल्यूमिनियम के पात्र में जल को रखकर नहीं सोना चाहिए, उसका सेवन भी नहीं करना चाहिए। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि आपके पास एल्यूमिनियम का कोई बर्तन है, उसमें आपने पानी लिया, तुरंत आपने उसका इस्तेमाल कर लिया, लेकिन रात भर रखने से क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी और एल्यूमिना बन जाएगा और वो एल्यूमिना आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा विषैला प्रभाव उत्पन्न करता है ना। तो ये प्रश्न भी आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संचरण केबल बनाने में एल्यूमिनियम के तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? केबल का मतलब क्या होता है, वायर, है ना। संचरण केबल का क्या मतलब होता है, संचरण केबल मतलब कि जो संचालन करती है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास ये माइक है ना, और ये माइक जो है ये इस तरह से केबल से कनेक्टेड है आपके मतलब मोबाइल द्वारा, और वीडियो में जो मेरी एकदम क्लियर आवाज़ आ रही है उसका रीज़न क्या है, इस वायर की वजह से, इसको केबल कहते हैं। तो ये मेरे पास क्योंकि एग्जाम्पल के लिए बिल्कुल पतला वाला वायर है, अभी आप लोग अपने रूम में बैठकर अगर पढ़ रहे हैं तो आपके घर में टीवी होगा, पंखा होगा, तो उसमें भी मोटे मोटे वायर्स लगे हुए हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर भी वायर लगे हुए हैं और वो काफ़ी मोटे होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का संचालन करते हैं, है ना। तो ये जो संचालन होता है इसमें एल्यूमिनियम के तार का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, एल्यूमिनियम की जगह पे तांबे के भी आप लोगों ने तार देखे होंगे या अन्य धातुओं के भी होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं? उसका उत्तर ये है कि एक तो एल्यूमिनियम विद्युत की सुचालक है, स्वाभाविक सी बात है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। दूसरी बात, कॉपर की तुलना में एल्यूमिनियम में विद्युत का जो संचरण है, विद्युत धारा जो बहती है, विद्युत का संचरण दुगनी गति से होता है, ये इसका मुख्य उत्तर है। तांबे के भी तार होते हैं, कई बार आप लोगों ने जो डिस्क का जो वायर होता है उस डिस्क के वायर को आपने छील के देखा होगा, जैसे कि ये मेरे पास केबल है ना, इस केबल के अंदर ये काफ़ी जो मोटा जो वायर है, प्लास्टिक का आवरण है, जिससे कि इसको विद्युत का कुचालक बनाते हैं। यदि हम इसके सारे पार्ट्स को खोल के देखें तो आपको इसके अंदर एल्यूमिनियम का वायर कॉपर का वायर नजर आएगा। तो कॉपर भी विद्युत की सुचालक होती है, एल्यूमिनियम भी विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन ज़्यादा फास्ट गति से इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन सी धातु बहने देती है? एल्यूमिनियम। इसलिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल संचरण केबल बनाने में करते हैं, है ना। अब ये कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस तो हमारे कंप्लीट हुए। उसके अलावा एक और हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे कि आयरन की तुलना में, है ना, एक प्रश्न और है, आयरन मतलब क्या? लोहा। लोहे की तुलना में एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील है। लोहे की तुलना में एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील धातु है ना, अधिक क्रियाशील धातु है। फिर भी लोहे में आसानी से जंग लग जाती है, क्यों? लोहे में आसानी से जंग लग जाती है, क्यों? तो प्रश्न का मतलब समझे आप कि भैया एल्यूमिनियम
और लोहा दोनों क्रियाशील धातु हैं, पर दोनों की अगर तुलना की जाए तो एल्यूमिनियम ज़्यादा क्रियाशील है। तो भैया एल्यूमिनियम क्रियाशील ज़्यादा है तो उस पर भी जंग लगनी चाहिए ना, लोहे पे ही जंग क्यों लगती है? तो इसका रीज़न ये बताया है कि वायु की उपस्थिति में एल्यूमिनियम के ऊपर एक सुरक्षात्मक कवच बन जाता है, वही एल्यूमिना। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम धातु है, जंग कैसे लगती है? लोहे पर लगी हुई जंग कैसी होती है? आप सभी जानते हैं कि लोहे की क्रिया जब वायुमंडल की नमी और वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं तो उसके ऊपर Fe2O3.XH2O नाम की परत चढ़ जाती है। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, लोहे पर लगी हुई जंग का सूत्र Fe2O3.XH2O। तो लोहा बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, वायुमंडल की नमी यानी आर्द्रता और ऑक्सीजन से क्रिया करके इसके ऊपर जंग लग जाती है। तो एल्यूमिनियम पे क्यों नहीं लगती? तो एल्यूमिनियम की सतह के ऊपर क्या होता है? एक तो पारदर्शी, पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी असरंध्र, असरंध्र मतलब जिसमें छेद ना हो, और असंक्षारक, असंक्षारक मतलब कि जिसपे जंग ना लगे, असंक्षारक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, ऑक्साइड की परत बन जाती है। वो परत क्या है? एल्यूमिना। ये एल्यूमिना बहुत साथ देता है इसका, है ना। एल्यूमिना ने कहाँ पे साथ दिया? नाइट्रिक अम्ल को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में इसकी मदद की, जंग भी नहीं लगने देता है। यानी जैसे ही एल्यूमिनियम धातु वायुमंडल की नमी और ऑक्सीजन के सामने आती है तो एल्यूमिनियम के चारों ओर एक लेयर बन जाती है। कैसी लेयर होती है वो? एक तो पारदर्शी होती है, अपन समझ ही नहीं पाते हैं, है ना, पारदर्शी कवच है इसका, असरंध्र है, इसमें छिद्र भी नहीं होते हैं, साथ ही साथ क्या होता है इसके अंदर? असंक्षारक है। तो मतलब जो पानी और जो ऑक्सीजन है वो अंदर ही नहीं जा पाता, है ना। तो कैसे जंग लगेगी इसके ऊपर, जबकि ये ज़्यादा क्रियाशील है? लेकिन बेचारा लोहे की क्रिया तो डायरेक्टली पानी और मतलब नमी और ऑक्सीजन से होती है, तो उसके ऊपर जंग लग जाती है। तो कितना सीधा सा उत्तर है ये कि एल्यूमिनियम के चारों ओर एल्यूमिना की पारदर्शी असंरंध्र और असंक्षारक परत बन जाती है, जिससे कि एल्यूमिनियम ज़्यादा क्रियाशील होने के बावजूद भी इसके ऊपर जंग नहीं लगती है। तो हमने कितने क्वेश्चंस आज कंप्लीट किए? 6 तो हमने रीजनिंग क्वेश्चंस किए और ये सुनकर ही आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा आज एल्यूमिनियम के मिश्र धातु और एल्यूमिनियम के उपयोग हमने पढ़े। तो आज हमने एल्यूमिनियम स्टार्ट किया है, 2-4 क्वेश्चंस एल्यूमिनियम के और बचे हैं। फिर हम लोग अगली वीडियो में बचे हुए प्रश्न और समूह 14 को शुरू करेंगे।